मुर्शिद बाकिर शाह की मतवातर कुरानी आयत का विर्द, जबकि दूसरी तरफ वो धागा जूं का तू ही था। मुर्शिद बाकिर शाह ने यकलख्त पढ़ना छोड़ दिया और एक लंबी फूंक उस धागे पर मारी। सबकी निगाहें उसी धागे पर मरकूज थीं। फूंक मारने की देर थी कि धागा आनन फानन हरकत करने लगा। ये देखकर सबके कदमों तले से जमीन सरकने लगी। उनके सामने पड़े धागे की जगह एक चमकदार फन फैलाए सांप खड़ा था। मुर्शिद बाकिर शाह ने दोबारा धागे पर फूंक मारी तो धागा अपनी असली शक्ल में आ गया। वो एक आम नहीं बल्कि इच्छाधारी नागुन है। मुर्शिद बाकिर शाह ने धागे को फर्श से उठाते हुए कहा। मुर्शिद बाकिर शाह की बात सुनकर ज़ोहरा बेगम ने फातिहाना निगाहों से अपने तीनों बेटों को देखा, लेकिन बेटों में इतनी जसारत न थी कि वो अपनी मां से आंखें मिला सके। खासकर फैजान, जिसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत के साथ वो जिंदगी बिता रहा है दर हकीकत वो एक नागुन है। तुम्हारे पूरे खानदान का मलिया मेट करने का इरादा रखती है। अगर उसका सफाया न किया तो वो खानदान का सफाया जरूर करेगी। फैजान मोमिना से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी असलियत जानने के बावजूद भी वो उसकी मौत का मुतमन्नी नहीं था, लेकिन उसका जिंदा रहना भी बेहतर ना था। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा? अरसलान ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। मेरी मासूम बेटी को उसने बेमौत मार दिया, फिर हमारी मां को सलाखों के पीछे करवा दिया। ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा कोई भी नाग या नागिन इंसानों से पनाह नहीं लेगी। नहीं, कुछ चीजें देता हूं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका अच्छे से समझ लेना। मुर्शिद बाकिर शाह ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फिर मुर्शिद बाकिर शाह उठकर दीवार से लगी एक लकड़ी की बोसीदा अलमारी की तरफ बढ़े। अलमारी में से कुछ चीजें उठाकर वो एक बार फिर उनकी तरफ बढ़े। इस पोटली के अंदर 4 स्टील के कील और एक धागे का गुच्छा है। बाकिर शाह के हाथों से वो पोतली अरसलान ने थाम ली थी। 4 कील घर के चारों कोनों में ठोक देना, इससे वो नागिन घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन इससे कबल इस धागे के गुच्छे से धागा सबके दाएं हाथ पर थोड़ा थोड़ा बांध देना। ये धागा तुम्हें उस नागिन के शर से महफूज रखेगा और वो तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी। एन उस वक्त जब वो नागिन का रूप धार ले, पानी का छिड़काव उस पर कर देना तो वो जल कर राख हो जाएगी। चाहे उस पर पानी की एक बूंद भी पड़ गई, लेकिन एहतियात से काम लेना, वो बहुत खतरनाक नागिन है। बाकिर शाह ने अपनी पानी की एक छोटी सी बोतल उनकी तरफ करके समझाया। बोतल भी अरसलान ने ही पकड़ ली थी। मुर्शिद बाकिर शाह की हिदायत के मुताबिक 4 कील घर के चारों कोनों में ठोक दिए गए। यही नहीं बल्कि वो धागा भी सबके दाएं हाथ में बांध दिया गया। दूसरी तरफ मोमना को ज़ोहरा बेगम की रिहाई का इल्म हुआ तो उसका माथा ठुमका। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। पलक झपकते में वो अपने कमरे से बाहर आ गई और नीचे टीवी लाउंज में सबको तकने लगी। ज़ोहरा बेगम की रिहाई पर वो कोयला बनकर रह गई थी। उसे उस बात का यकीन था कि ज़ोहरा बेगम ने अपने किसी बेटे को भी इस हकीकत से आशना नहीं किया होगा। वो जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रही थी
वैसे वैसे उसकी आंखों में गम और गुस्से की आंधी जोर पकड़ रही थी। जोहरा बेगम की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी। यके बाद दीगरे सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। मोमना की छठी हिस्स उसे खबरदार करने लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। जैसे ही मोमना ने फर्श पर कदम रखा, उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और वो उड़कर दूर जा गिरी। तुम्हारी हकीकत हम पर आया हो चुकी है नागन, अरसलान गुस्से से बोला और जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलने लगा। तुम लोग मेरा बाल पीका भी नहीं कर सकते, मोमना गुस्से से बोली। उसकी निगाह अरसलान के हाथ में पकड़ी बोतल पर थी। दूसरे ही लम्हे मोमना की जगह एक इच्छाधारी नागन अपना फन फैलाए खड़ी थी, कबल उसके कि अरसलान उस पर पानी फेंकता। नागन की दुम इतनी जोर से हिली कि बोतल उड़कर बाहर के राज में जा गिरी। एक बार फिर नागन ने मोमना का रूप धार लिया।